बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक कॉन्सेप्ट में। तो आज हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं लीवर लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लीवर की स्टडी करने वाले हैं। तो लीवर हमारे लिए कितना वाइटल है, यही चीज़ हम आज जानने की कोशिश करेंगे। क्यों इतना वाइटल है, क्या इसका इतना फंक्शन है जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल भी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो लीवर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सबको पता है। तो सबसे पहले देखते हैं लीवर की एनाटॉमी कैसी होती है, लीवर कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो लीवर सबसे पहले यहाँ पे लीवर जो होता है बाइलोब्ड होता है, और ये जो एब्डोमिनल कैविटी है यहाँ पे राइट अपर पार्ट में पाया जाता है। यहाँ पे दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट लोब जो होता है कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। लीवर सेल्स जो होती हैं यहाँ पे हिपेटोसाइट्स कहलाती हैं, और यही हिपेटोसाइट्स मिलकर लीवर का फॉर्मेशन करती हैं। जो इसकी फंक्शनल यूनिट होती है वो लोब्यूल कहलाती है। हिपेटोसाइट्स जो होती हैं वो एक ऐसे फॉर्म में अरेंज होती हैं जो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, और यही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लोब्यूल कहलाता है, जो कि इसकी फंक्शनल यूनिट है। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसमें देख लिया हमने देख लिया यहाँ पे कि क्या होता है। यहाँ पे दो लोब होते हैं, राइट लोब होता है लार्जर होता है, और एक लेफ्ट लोब होता है जो कि स्मॉलर होता है। फिर बात आती है ब्लड सप्लाई की। लीवर को ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? तो हिपैटिक आर्टरी जो होती हैं ये क्या करती हैं, लीवर को ब्लड सप्लाई करती हैं। क्योंकि आर्टरी हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, राइट। ऐसा नहीं है कि हर जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। तो आर्टरी का मतलब होता है जो हार्ट से बाहर को वेंस जा रही हैं उन्हें हम ब्लड वेसल जो हार्ट से बाहर को ब्लड वेसल्स जा रही हैं उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। तो ये हिपैटिक आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी कि लीवर तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। फिर उसके बाद आता है हिपैटिक पोर्टल वेन। ये ऐसी वेन्स हैं जो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को लीवर तक पहुंचाती हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन्स जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से इमर्ज होती हैं और लीवर तक जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट रिच फूड है वो कहाँ से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आता है। क्योंकि वहीं पे क्या होता है कि जो ब्लड में जो एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टेड फूड का, जो डाइजेस्टेड फूड है वो वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में एब्जॉर्ब होता है और हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर तक पहुंचता है। फिर उसके बाद बाइल डक्ट सिस्टम होता है। जो क्या होता है, ये बाइल डक्ट सिस्टम जो होता है, बाइल जो भी प्रोड्यूस होता है लीवर सेल से, हिपैटोसाइट से, लोब्यूल से जो बाइल प्रोड्यूस होता है उसे ये गाल ब्लैडर तक ले जाने का काम करती हैं। और गाल ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या होता है, जो बाइल साल्ट है वो यहाँ पे, बाइल पिगमेंट्स हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। और जब इसका काम होता है बाइल साल्ट का, तो ये से स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉर कर दिया जाता है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू या कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू इसे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा दिया जाता है। तो बाइल जो होता है ये लिपिड के या जो फैट होते हैं उनके इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब उन्हें स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर देता है, ताकि जो लाइपेज है उसका एक्शन अच्छे से हो सके और जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो सकें या डाइजेस्ट हो सकें। तो यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो फैट का डाइजेशन होता है, जो प्रॉपर डाइजेशन होता है वो लाइपेज करवाता है, और इमल्सिफिकेशन का काम बाइल करवाता है। बाइल फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इमल्सिफाई कर देता है, ब्रेक कर देता है, ताकि जो लाइपेज का एक्शन है वो पूरे, क्योंकि जब स्मॉल साइज होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और एंजाइम ज़्यादा उन पे एक्ट करेंगी, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन हो सकेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि लोब्यूल जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट होती हैं जो कि हिपैटोसाइट से बना होता है, और ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। फिर बाइल सिक्रीशन होता है, बाइल सिक्रीशन हिपैटोसाइट से होता है, और ये क्या काम करता है, जो लिपिड होता है उसे इमल्सिफाई करता है, जैसे हमने अभी देखा। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक फंक्शन। अब मेटाबॉलिज्म में कैसे काम करता है ये लीवर, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करता है, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में काम करता है। मतलब तीनों जो मेजर फूड कंपोनेंट हैं इनके तीनों के मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है। तो बात आती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ब्रेक होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में आता है जो कि मोनोसैकेराइड है। फाइनल प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, जब ब्रेक होता है तो ग्लूकोज में ही ब्रेक होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, और वही हमारी बॉडी में एज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होता है। तो अगर बॉडी में हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया है तो क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है ये आके लीवर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है लीवर में, ठीक। अब ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनने का जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं
ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। अब जब कभी ऐसी कंडीशन आ गई, स्टार्वेशन की कंडीशन, या फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से बिलो हो गया, तो यही ग्लाइकोजन क्या होगा, ब्रेक होगा बाय द हार्मोन। एक हार्मोन है ग्लूकागॉन, उसके हेल्प से क्या होगा, ये ग्लाइकोजन जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो ब्रेक होगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस, लिसिस का मतलब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है किसका, ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ग्लाइकोजन का। तो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस दोनों प्रोसेस कहाँ होते हैं, ये लीवर में ही होते हैं, राइट। जब ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ग्लूकोज है वो स्टोर कर लिया जाता है लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसे ब्रेक करके फिर से ग्लूकोज में पहुंचा दिया जाता है, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस करवाने का काम इंसुलिन का होता है, और ग्लाइकोजेनोलिसिस करवाने का काम ग्लूकागॉन का होता है। क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का प्रोसेस है, और इंसुलिन जो है वो एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब है कि जो ग्लूकोज का लेवल है उसे कम करेगा, और ग्लूकागॉन जो है वो एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ब्लड स्ट्रीम में। अब बात आती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन की यहाँ पे कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, लाइक जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन्स, या फिर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनकी यहाँ पे सिंथेसिस भी होती है। फिर बात आती है लिपिड की। तो लिपिड, यहाँ पे लिपिड का भी मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ पे स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसा करके ये लिपिड की भी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। फिर बात आती है लीवर के फंक्शन की। तो लीवर जैसा कि हम जानते हैं एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, चाहे वो एक्सोक्राइन की बात करें या इंडोक्राइन की बात करें, दोनों में ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा ऑर्गन भी है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर होता है। इसका वेट लगभग, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है ये 1 से 1.5 किलो के बीच में इसका वेट होता है, और ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो स्किन है, वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, राइट। अब इसके बाद बात आती है मेटाबॉलिज्म की, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हम पहले भी देख चुके हैं, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन सेंसिस भी होती है, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन की सेंसिस होती है, एल्बुमिन बनता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, ट्रांसफेरिन प्रोटीएज इनहिबिटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हुई हैं। स्टोरेज का भी काम करता है, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज का काम करता है, यानी कि ग्लूकोज का स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर भी करता है, और विटामिन का स्टोरेज होता है, मिनरल का स्टोरेज होता है। मिनरल्स जो है आयरन एंड कॉपर जो है लार्ज अमाउंट में यहाँ पे स्टोर होते हैं। फिर ये जो दूसरा इसका सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि जो हाईली टॉक्सिक कंपोनेंट हमारी बॉडी में अमोनिया है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि यूरिया में कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस यहीं पे होता है, इसलिए इसे डिटॉक्सिफिकेशन यूनिट भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। तो ये बाइल और बाइलिरुबिन, बाइल साल्ट या बाइल पिगमेंट का भी प्रोडक्शन करता है। तो ये बाइल साल्ट जो होते हैं वो लीवर को, ये लिपिड को या फैट को इमल्सिफाई करने का काम करते हैं, और बाइलिरुबिन जो होता है ये एक बाई प्रोडक्ट है। जब आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है तो उस टाइम में इसका प्रोडक्शन होता है। ये एक येलो कलर कंपोनेंट है, राइट, येलो कलर कंपोनेंट होता है जब हीमोग्लोबिन की रिसाइकलिंग होती है। जब क्योंकि आरबीसी जब ब्रेक होंगी तो आरबीसी का जो पार्ट, नॉन हीमोग्लोबिन पार्ट है, जो अदर पार्ट है, उसे रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिसाइकिल कर लिया जाता है, रीस्टोर कर लिया जाता है। और वहीं उसी टाइम ये इस येलो प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है जिसे हम बाइलिरुबिन कहते हैं। ये एक बाइल पिगमेंट है जो येलो कलर का होता है, और अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन लार्ज अमाउंट में होने लगे तो बाइलिरुबिन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद ये बनता है। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है वो येलो दिखना स्टार्ट हो जाएगी, और जॉइंटिस जैसी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आता है, अब यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन हमने देख लिया है और इसे हम अभी डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। फिर बात आती है हीमेटोलॉजिकल फंक्शन की। तो हीमेटोलॉजिकल फंक्शन कैसे होते हैं? हीम से हम कुछ रिलेट कर पा रहे हैं कि ब्लड से ये कुछ रिलेशन शो कर रहा है, हीम, राइट। तो हीमेटोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या है इसके? अगर हम बात करें फीटस की, तो फीटस में क्या करता है? आरबीसी का प्रोडक्शन करवाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन करवाता है फीटस में। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो लीवर होता है
वो यहाँ पे फिट आरबीसी का प्रोडक्शन करवाता है। वहीं पे जब एडल्ट की बात आती है तो एडल्ट में क्या करता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करवाता है। जो ओल्ड आरबीसीज हैं, जो बूढ़ी आरबीसीज हैं, उनको क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है अराउंड, और 120 दिन बाद उनका डिस्ट्रक्शन होना होता है, क्योंकि उनका काम खत्म हो जाता है, फिर वो फंक्शनल नहीं रह जाती हैं, तो लीवर में ही आके वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और जब आरबीसी ब्रेक डाउन होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस टाइम पे जो हीमोग्लोबिन है उसे रिसाइकिल कर लिया जाता है, रिस्टोर कर लिया जाता है, और एक बाइल पिगमेंट जिसे हम बाइलरुबिन कहते हैं, उसे क्या किया जाता है, यहाँ पे एज ए बाई प्रोडक्ट बाइलरुबिन का ये फॉर्मेशन होता है। तो बाइलरुबिन जो है वो येलो कलर का एक बाई प्रोडक्ट बनता है जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। फिर अब बात आती है इम्यून फंक्शन की। तो लीवर कुछ इम्यून फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ये यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस होती हैं, जो स्पेशल मैक्रोफेजेस हैं, इन्हें हम यहाँ पे कफर सेल्स कहते हैं। तो जो मैक्रोफेजेस हैं ये अलग अलग साइड पे अलग अलग ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, तो इनका अलग अलग नाम भी होता है। तो लीवर में जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है इन्हें हम कफर सेल्स कहते हैं। और जो मैक्रोफेजेस का फंक्शन होता है वो किसी भी पैथोजन को पकड़ के उसे डाइजेस्ट करने का होता है। उसे मैक्रोफेजेस जो होती हैं इंगल्फ कर लेती हैं, उसे अपने अंदर ही डाइजेस्ट कर देती हैं। तो लीवर में भी जो पैथोजन आते हैं अगर, तो वहाँ पे ये जो कफर सेल्स हैं वो पैथोजन को न्यूट्रलाइजेशन का काम करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है लीवर का, तो जॉइंटिस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होने लगेगा तो उस कंडीशन में बाइलिरुबिन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है, ये आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के साथ साथ ही ये प्रोड्यूस होता है। अब ये क्या होगा, जब बाइलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये ब्लड स्ट्रीम में इसका कंटेंट भी ज़्यादा होगा, और उस कंडीशन में जो स्किन है या फिर आइज़ हैं वो येलो कलर की दिखेंगी, और ऐसी कंडीशन को हम जॉइंटिस कहते हैं। फिर बात आती है किरोसिस की। किरोसिस ऐसी कंडीशन में आता है जब अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल का कंजप्शन कोई पर्सन बहुत ज़्यादा करता है, एक्सेस में करता है, और लॉन्ग टाइम के लिए करता रहता है। तो लीवर सेल्स जो होती हैं, हेपेटोसाइट्स जो होती हैं, वो नॉन फंक्शनल होने लगती हैं, वो डिग्रेड करने लगती हैं, और ऐसी कंडीशन किरोसिस कहलाती है। ये कुछ और कंडीशन में किरोसिस देखने को मिलता है, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस अगर इन्फेक्शन हुआ या फिर टॉक्सिन का इन्फेक्शन हुआ तो ये किरोसिस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। फैटी लीवर कंडीशन, जब एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो जाता है लीवर में, तो उसे हम इस कंडीशन को फैटी लीवर डिसीज कहते हैं। हेपेटाइटिस जो है एक वायरल डिसीज है। अगर इसका इन्फेक्शन होता है तो जो हेपेटोसाइट्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और ऐसी कंडीशन को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस एक बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत मतलब ऐसी, ये इसका अभी उतना अच्छे से इलाज भी नहीं हो पाता है। तो ये लीवर को डैमेज कर देता है, और लीवर इतना वाइटल है तो हमें पता ही है कि इसका फंक्शन बहुत प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए, नहीं तो बॉडी में लीवर के साथ साथ और भी ऑर्गन जो होते हैं वो, क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर लीवर काम नहीं करेगा प्रॉपरली तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी रुक जाएगा, और ऐसी कंडीशन में पूरी बॉडी में ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं वो फैलने लगेंगे, और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। अब बात आती है दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमने बात कही थी, ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा इसमें कुछ नाम जो हैं, कुछ एंजाइम्स के और जो इंटरमीडिएट्स हैं उनके नाम याद करना होता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल, ये दूसरा नाम ही है डिटॉक्सिफिकेशन का, राइट। डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफिकेशन किसका हो रहा है, अमोनिया का हो रहा है, क्योंकि अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। अब बात आती है प्रोड्यूस कैसे होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है अमोनिया। तो अमोनिया जो है, जो भी हम डाइटरी प्रोटीन लेते हैं, जो प्रोटीन हम अपनी डाइट में लेते हैं, वो जब ब्रेक होता है तो क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं उनके मोनोमर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो उन अमाइनो एसिड में ये अमोनिया अमाइनो ग्रुप होता है। जब प्रोटीन ब्रेक होती है, अमाइनो एसिड ब्रेक होती है, तो अमोनिया जो है वो रिलीज होता है। अब ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिक है तो इसे रिमूव करना भी बहुत बेहद जरूरी है। तो अब ब्लड में क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन भी होता है, तो अमोनिया और बाइकार्बोनेट आयन मिलके एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट बनाएंगे जिसे हम कार्बोमाइल फॉस्फेट कहेंगे। और इस कार्बोमाइल फॉस्फेट को बनाने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। ये जो इंटरमीडिएट कंपोनेंट बन रहा है, इसके सिंथेसिस हो रही है। इसके सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है वो इस इंटरमीडिएट के नाम पे ही रखा गया है, उसका नाम
इसलिए उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, ये जो कंपोनेंट है इसके नाम के साथ सिंथेस जोड़ दिए, तो इसे बनाने वाली एंजाइम भी आ गई यहाँ पे। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस की हेल्प से ये बनता है, राइट। फिर बात आती है, अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलकर सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है, राइट। ये सिट्रुलिन में क्या होगा, इसका कन्वर्जन होगा, और ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। क्योंकि जो ऑर्निथीन साइकिल होती है, यूरिया साइकिल होती है, ये दो साइट्स होती हैं इसकी, जो हिपैटोसाइट्स होती हैं, इनमें दो जगहों पे ये चलती है। दो जगहों मतलब एक ही साइकिल दो साइट पे कंप्लीट होती है। एक साइट है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी साइट है साइटोसोल, राइट। साइटोसोल प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो साइट में इसका कंप्लीशन होता है। तो अब ये जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे अभी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलकर सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे जो एंजाइम लगती है ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम लगती है, राइट। अब क्या होगा इसके बाद, ये जो सिट्रुलिन है ये आएगा साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो था सिट्रुलिन, अब ये निकल के साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में सिट्रुलिन के साथ जब एस्पार्टेट जुड़ेगा तो ये आर्जिनिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन करेगा। आर्जिनिनोसक्सिनेट बनाने के लिए, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेस, क्योंकि ये सिंथेसिस हो रही है किसी चीज़ की, और जिस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है उसी के नाम पे हमने एंजाइम का नाम भी दे दिया, आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेस, राइट। अब ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ये साइटोप्लाज्म में प्रोसेस चल रहा है। ये बातें ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चल रहा है और कौन सा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है और उस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। अब बात आती है आर्जिनिनोसक्सिनेट क्या होता है। अब ये ब्रेक होता है, इसकी लिसिस होती है दो कंपोनेंट में, एक फ्यूमरेट और एक आर्जिनिन, और इनको ब्रेक करवाने के लिए कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उस एंजाइम का नाम है आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइज। क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है इसलिए यहाँ पे लाइज एंजाइम लिसिस करवा रहा है, लाइज एंजाइम होगा, सिंथेसिस करवा रहा था सिंथेस एंजाइम, राइट। तो आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइज, इस कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो एक लाइज एंजाइम है, जो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। तो ये दो कंपोनेंट में इसे ब्रेक करता है, फ्यूमरेट एंड आर्जिनिन। अब बात आती है, ये जो आर्जिनिन है वो क्या होता है, ये वाटर के साथ मिलकर आर्जिनेज एंजाइम की हेल्प से यूरिया में और ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। यूरिया जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ऑर्निथीन वहीं पे रह जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही। मतलब कि अभी ये साइटोप्लाज्म में था, अब साइटोप्लाज्म में ऑर्निथीन साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये फिर से अपनी साइकिल में कंटिन्यू हो जाएगा, जो भी कार्बोमाइल फॉस्फेट आएगा फिर से उसे सिट्रुलिन में कन्वर्ट करेगा और फिर से साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। अब ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी जब तक अमोनिया का प्रोडक्शन जारी रहेगा। फिर बात आती है यूरिया की। अब जो यूरिया प्रोड्यूस हुआ है लीवर में, ये कहाँ जाएगा, तो यूरिया आता है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ जाता है, ये किडनी में जाता है। किडनी का क्या फंक्शन होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। जो भी जरूरी चीज़ें हैं उसे रीअब्जॉर्ब कर लेती है किडनी नेफ्रॉन के थ्रू, और जो गैर जरूरी चीज़ें हैं जिनका यूज़ नहीं है, यूटिलाइजेशन नहीं है हमारी बॉडी में, वो एक्सक्रीट आउट कर दी जाती हैं, फिल्टर आउट कर दी जाती हैं। तो यूरिया हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे क्या किया जाएगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा किडनी के थ्रू। ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होगा और उसके बाद टाइम टाइम पे इसका रिमूवल होता रहेगा, एक्सक्रीशन होता रहेगा। तो ऐसा करके जो अमोनिया था, जो हाईली टॉक्सिक कंपोनेंट था, वो यूरिया में कन्वर्ट हुआ और यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर फेंक दिया गया, राइट। तो ये था ऑर्निथीन साइकिल। इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट बन रहे हैं, कौन सा कहाँ बन रहा है, कौन सा साइटोप्लाज्म में बन रहा है, तो इतना प्रोसेस जो हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, राइट। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। और क्योंकि हम लोग यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए हमें यूरियोटेलिक कहा जाता है, यूरियो, राइट। यूरियोटेलिक, यूरिया जो प्रोड्यूस करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। जो यूरिकोटेलिक होते हैं वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरे जो होते हैं अमोनोटेलिक, जो डायरेक्ट अमोनिया ही एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। मतलब इन्हें यूरिया बनाने की या यूरिक एसिड बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो अमोनोटेलिक होते हैं ये जनरली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो
वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, इसलिए डायरेक्टली वहाँ पे डिफ्यूज कर दिया मतलब कि एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से। अमोनिया डायरेक्टली वाटर में एक्सक्रीट हो जाता है जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भर भर के पानी मौजूद है चारों तरफ, इसलिए इसे वहीं पे डायरेक्टली अमोनिया के फॉर्म में रिलीज आउट कर दिया जाता है। यूरियोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और ये जनरली मैमल्स में होता है, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में वाटर कंज्यूम करते हैं, तो यूरिया को वाटर के साथ मिलाकर इसे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाटर यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, तो वाटर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे अब वाटर उतना नहीं है कि डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट किया जाए डायरेक्टली, तो इसे लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और इसे एक्सक्रीट आउट किया जाता है। फिर उसके बाद बात आती है यूरिकोटेलिक की। तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं। यूरिक एसिड जो होती हैं वो मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पे, तो यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे वाटर की बहुत ही स्कार्सिटी होती है, यानी कि जो यूरिन है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में निकलती है, ताकि जो वाटर है वो पहले से ही एक तो कम है, मतलब स्कार्सिटी है उसकी, और ज़्यादा यूरिया को एक्सट्रैक्ट करने में वाटर वेस्ट ना हो, इसलिए यहाँ पे यूरिन को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया जाता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया जाता है यूरिक एसिड के फॉर्म में, ताकि वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके और कम से कम उसका एक्सक्रीशन हो सके, राइट, क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी होती है जो, तो इसमें यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। लाइक जो लिजार्ड्स होती हैं हमारे घरों में, जो लिजार्ड्स घूमती रहती हैं, उनमें हम देखते हैं कि जो यूरिया है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, और जो बर्ड्स होती हैं वहाँ पे भी वाटर, ये जो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिक एसिड का ही होता है, राइट। तो ऐसा करके ये तीन तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस, ये तीन तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक वो होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली अमोनिया एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से, यूरिकोटेलिक वो होते हैं जहाँ पे यूरिक एसिड सिक्रीट होता है, और यूरियोटेलिक वो होते हैं जहाँ पे यूरिया एक्सक्रीट होता है एज अ वेस्ट ऑर्गन, वेस्ट पार्ट, राइट। अब बात आती है यहाँ पे यूरिया साइकिल, ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने बताया है, आप इसे डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर दो चीज़ें यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो ऑर्निथिन साइकिल चल रही है, यूरिया साइकिल जो चल रही है, वो दो साइट पे चल रही है। कौन सी साइट है? एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा साइटोप्लाज्म है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से कोई सब्सटेंस, कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड साइटोप्लाज्म में आ रहा होगा, और साइटोप्लाज्म से कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा होगा। तो क्योंकि ये जो है ये कंपाउंड ऐसे हैं जो फ्रीली इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इनके ट्रांसलोकेशन के लिए कुछ ट्रांसलोकेटर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे सिट्रुलिन को माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रुलिन बन रहा था और साइटोप्लाज्म में आ रहा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में सिट्रुलिन को लाने के लिए SLC25A15 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक ट्रांसलोकेटर प्रोटीन है, राइट। तो ये ट्रांसलोकेटर प्रोटीन है जो कि सिट्रुलिन को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में लाने का काम करता है। उसके बाद अब हम देख रहे थे कि जो ऑर्निथिन बन रहा था, तो ऑर्निथिन कहाँ बन रहा था? साइटोप्लाज्म में बन रहा था। साइटोप्लाज्म से उसे माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए ऑर्निथिन ट्रांसलोकेज, ये एंजाइम या फिर ये प्रोटीन काम करता है। ये साइटोप्लाज्म से ऑर्निथिन को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। तो ये था हमारा ऑर्निथिन साइकिल, लीवर, जितना भी उसका बेसिक रिक्वायरमेंट थी हमारे एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी स्टडी थी वो हमने कर लिया है लीवर के बारे में। इससे बाहर लीवर से कुछ नहीं आने वाला है, इतना आप पढ़ लें, ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। सेशन एंड करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप। अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। कैसा बेनिफिट होगा? अगर आप कोई टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लाइफ साइंस से किसी भी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी सब्जेक्ट से आप किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब एग्जाम की तैयारी हम लोग अपने ऐप पे करवाते हैं, इस चैनल पे करवाते हैं। तो अगर आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, टीआरई, यूपी अल्टीग्रेड, इन एग्जाम्स में से किसी एक की भी या किसी मतलब कितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी स्ट्रीम से, तो सारे एग्जाम का जो कंटेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे ऐप के थ्रू, स्टडी क्लिक इंडिया ऐप के थ्रू आप ये एक्सेस कर सकते हैं। कुछ हमारा जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है ऐप पे हमारे, तो उसे आप फ्रीली अवेलेबल कर पाएंगे। और हर एग्जाम के लिए टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीआरई, एल्टीग्रेड, क्योंकि एल्टीग्रेड की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी लॉन्च हो चुकी है, तो आप लोग अपनी कमर कस लीजिए और तैयारी जोर तोर से शुरू कर दीजिए।
और तो LT ग्रेड का हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, बहुत ही मार्जिनल प्राइस पे है। आप ऐप पे जाके उसे बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं, अपने जो सिलेक्शन है उसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऐप के रिगार्डिंग या फिर किसी कोर्स से रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9235264073। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये किसी कोर्स से रिगार्डिंग या फिर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, कैसी भी क्वेरी है आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी कोर्सेज हैं वो इस समय 50% ऑफ पे चल रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी बाय कर लीजिए, क्योंकि कोर्सेज जो हैं ये अभी मार्जिनल प्राइस में और 50% ऑफ पे हैं। प्राइसेस हाइक भी होने वाले हैं और 50% ऑफ जो है वो ऑफ होने वाला है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी ये कोर्सेज अगर लेना चाहते हैं, ये टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड या जो भी है, तो वो आप बाय कर सकते हैं। तो ये सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में फिर से हम कोई नया और इंटरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।